अमीर बालाज का कत्ल 2 साल मुकम्मल हो गए। ट्रक्का वाला खानदान और भट्ट खानदान की ये दुश्मनी अब तक अगर कहा जाए कि दर्जनों जानें निकल गई है तो ये गलत नहीं होगा। इन 2 सालों में क्या क्या हुआ, अमीर बालाज को कैसे कत्ल किया गया, उसके बाद तफ्तीश में क्या क्या पेशरफ्त हुई, भट्ट फैमिली के उसके बाद कौन से अहम अफराद मारे गए, आज इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हारून साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमीर बालाज का कत्ल ही कवर नहीं किया बल्कि इससे पहले इन दोनों खानदानों के दरमियान बरसों पुरानी दुश्मनी जो कि बरसों से चली आ रही है, इसके बहुत से अहम वाकयात भी हारून भाई की नजरों के सामने से गुजरे। इनके कलम ने अखबारात की सूरत में भी लोगों तक पहुंचाए और उसके बाद अपने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के दौर के अंदर इन्होंने टीवी स्क्रीन के ऊपर भी बहुत अहम खबरें इस केस के हवाले से नाजरीन तक पहुंचाई। हारून भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। 2 साल मुकम्मल होने को हैं, दूसरी बरसी आ चुकी है अमीर बालाज की। ये जो कत्ल हुआ अमीर बालाज का, इसके बाद इन 2 सालों में क्या क्या हुआ, जरा एक इसका एक मुख्तसर सा खाका जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखिएगा। तला आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे, ये अमूमी तौर पर हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं लोगों के बदलते रंगों के हवाले से, लेकिन यहाँ पर बट और ट्रका वाले खानदान की जो दुश्मनी है ना, इस आसमान ने बहुत साल इसमें रंग बदले। ये जमीन भी सुर्ख हुई, ये आसमान भी रोया। इस तमाम मामले को लेकर अभी तक जो है कुछ मेरे नजदीक कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसको मार दो, उसको बचा लो, उसको बचा मार दो, इसको बचा लो, यानी कि फिर कह देना बैलेंस हो जाना जी 50-50 हो गया, फिर अगली पार्टी कहती है जी 60-40 हुआ। ये सूरत हाल चल रही है। होता क्या है कि 2 साल कबल अचानक रात को 1 पे कॉल एक चलती है कि चूंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में फायरिंग हुई है। पुलिस रूटीन में वहां जाती है, लेकिन पता लगता है कि वहां पे सिर्फ फायरिंग ही नहीं हुई, वहां पे बल्कि एक अहम शख्सियत का कत्ल हुआ है। वो फायरिंग नहीं थी, वो कत्ल था। ये बेसिकली एक डीएसपी थे, उनके बेटे की दावत वलीमा थी और उनका बेटा जो है अमीर बलाज का बड़ा करीबी दोस्त था। अमीर बलाज अपने इस दोस्त की शादी की तकरीब वलीमा जो था उसकी शिरकत के लिए गया था। वहां पर फायरिंग का वाकया हुआ और फिर मौके के ऊपर ही अमीर बलाज हलाक हो गया। मारने वाले का नाम मुजफ्फर था, ये शूटर था। मुजफ्फर से मुतालिक जब चीजें सामने आई तो पता लगा कि इसका खुरा जो जाके निकलता है वो भट्ट बरादरान की तरफ निकलता है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का वो कार खास था और ये बताया जाता है कि तीफी भट्ट के डेरे पर वो मालशे के काम करता था। अच्छा, अब ये बातें हमें पुलिस की जानिब से पता लग रही हैं सारी। कुछ फिर बराज फैमिली ने भी चीजों को लाना शुरू किया। फौरी तौर पर इसके बाद जब 158 पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई और एक शख्स मौके पर मारा गया। उसकी शनाख्त मुजफ्फर के नाम से हुई। पुलिस ने जनाब दोनों को उठाया, जिन्ना अस्पताल ले आई। वहां पर डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि अमीर बलाज अभी दुनिया में नहीं रहा। अमीर बलाज एक नौजवान था और सोशल मीडिया का एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर था। बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनाता था, खुश दिल इंसान था और उसके कुछ इंटरव्यूज जो हैं वो भी नशर हो चुके हुए थे कि वो दुश्मनी नहीं चाहता, प्यार चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ, मामला ख़त्म किया जाए। अच्छा, अंदरूनी तौर पर ये भी पता लगा था कि भट्ट बरादरान और ट्रका वाले ख़ानदान के दरमियान जो दहाइयों से चली दुश्मनी थी, वो किसी हद तक जो है अमीर बलाज ने उसके में मट्टी डाल दी हुई थी। लेकिन बीच में कोई हल्की फुल्की शुदनियाँ जिसे कहते हैं ना, फुलझड़ियाँ, वो भी चलती रही। अच्छा हारून भाई, माजरत यहाँ पे मैं आपको टोक रहा हूँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि मैंने 4 दिन कंजेक्टिवली अमीर बालाज के साथ एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम किया। एक इंटरनेशनल इदारे के लिए हमने वो डॉक्यूमेंट्री पिच की थी और 4 दिन मुसलसल जो है वो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम अमीर बालाज को शूट करते रहे। बेसिकली हम उसमें दिखाना ये चाह रहे थे कि कैसी एक जिंदगी जो है वो एक लाहौर के ऐसे नौजवान की गुजर रही है कि जिसका खानदान जो है वो बरसों से एक दुश्मनी की आग के अंदर चल रहा है। उन 4 रोज के दौरान जो चीज मैंने फील की, जैसे कि आपने उस शख्स की, उस मरहूम शख्स की जो है वो आपने बातें 4 बताई हैं, तो इसके अंदर मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि जो 4 दिन हमने उनके साथ गुजारे, उसके अंदर मैंने उसको एक दिलेर नौजवान पाया, उसके अंदर मैंने उसको एक सुलझा हुआ नौजवान पाया, उसमें मैंने उसको एक बड़ा, आप कह लें कि मंझा हुआ सियासतदान भी पाया, जिसको पता है कि मैन्यूवर कैसे करना है, जिसको पता है चीजों को कैसे लेके चलना है। फिर उसके बाद मैंने उसको एक बड़ा मेहमान नवाज आदमी भी पाया जो कि अपने डेरे के ऊपर आने वाले हर शख्स की जो है वो बड़ी दिल खोल के मेहमान नवाजी करता था, लोगों के मसले सुनता था। इन सारी चीजों के साथ साथ जो मैंने उसके अंदर एक और बहुत बड़ी क्वालिटी जो मैंने देखी कि क्योंकि जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इनके वालिद का भी इसी दुश्मनी में कत्ल हो गया था, तो उस दुश्मनी के बाद जैसे बच्चों की तरह इसने अपने दोनों छोटे भाइयों को पाला। बिल्कुल ऐसा ही दैट है। वाज वेरी ग्रेट। ये सब चीज़ें चल रही थी उसके साथ में। अब ये वाकया जब रूनुमा हो गया तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फौरी तौर पर बलाज फैमिली की जाने से जो इल्ज़ाम लगाया गया वो था भट्ट फैमिली के ऊपर कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने अमीर बलाज को मरवा दिया।
दोनों ने इसे डिनाई किया, और लेकिन फौरी तौर पर दोनों ही इस पाकिस्तान से जो है वो भाग गए, मफरूर हो गए, एक अर्सा तक मफरूर है। लेकिन पुलिस ने राइट लेफ्ट लोगों को पकड़ना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, और खुरा जाके इस तरह निकला कि कुछ जो लोग इन्वेस्टिगेट हुए, पता लगा कि इस कत्ल के अंदर जो है वो तीफी बट मुलव्वस पाया गया। एक तो वो जो शूटर था वो पता लगा पुराना इसका कार्य खास रह गया हुआ था। अब फिर एक शख्स से यहाँ बदामी बाग से उठाया गया, टिम्बर मार्केट से। रेकी कौन कर रहा था, पता लगा इसका अपना करीबी दोस्त था एहसन शाह। एहसन शाह पहले 2 दिन तो बड़ा रोता धोता रहा, फिर बहरहाल पुलिस ने उठाया, जरा पांजा पूंजा लगाया, रवायती की, उसने बहुत सारी चीजों का इंकशाफात किए, पता लगा कि उसी ने रेकी दी थी। कुछ अरसे के बाद उसका इनकाउंटर हो गया, वो मारा गया, धूल बैठ गई। लेकिन एक चीज जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही, जस्टिस फॉर अमीर बलाज। कहा जाता था कि जनाब हर हाल में हमें चाहिए, ये एहसन शाह, ये तमाम कीड़े मकोड़े थे, इस लिहाज से इनका कोई रोल नहीं, मेन इनके जो सरपरस्त था वो तीफी बर्ड था। अब तीफी बर्ड तो बैरून मुल्क था, तीफी बर्ड भाग चुका हुआ था, उसका एक वीडियो बयान दिया, उसने तमाम चीजों से इनकार कर दिया। फिर चीजें कुछ आगे चली, और इस दौरान गोगी बर्ड भी मफरूर था। लेकिन अचानक गोगी बर्ड एक दिन मंजरे आम पर आया, उसने आके लाहौर की सेशन अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवाई। अब ये अबूरी जमानत का सिलसिला शुरू हो चुका, चल रहा था। अब ये पता लग रहा था कि गोगी बर्ड के मंजरे आम पर आने की बड़ी वजह ये हो सकती है कि शायद सुलह सफाई हो रही होगी। लेकिन इससे पहले एक और वकुआ हो गया था, वो वकुआ था तीफी बट के बहनोई का कत्ल। जावेद बट को केनाल रोड के ऊपर फायरिंग करके कत्ल किया गया। लेकिन जितनी स्पीड से तीफी बट और गोगी बट पर इल्जाम लगा था, उतनी ही स्पीड से ये इल्जाम अमीर बलाज के दोनों भाइयों के ऊपर लगा, भाइयों का लगा। और मौके का मुलजम रखा गया अमीर फतेह को। अमीर जो मौसम था वो बैरून मुल्क था। ये कहा गया कि वो साजिश रच के बैरून मुल्क चला गया, और यहाँ पर इसको जो मनतिकी इंजाम पहुंचाया अमीर फतेह ने पहुंचाया, और इसके साथ जो शख्स रखा गया वो था कैसर बट। कैसर बट की बाद में मामला कुछ लाहौर के बड़े जो लोग थे असर रसूख वाले, उन्होंने सुलह सफाई की तरफ ले गए, और तीफी बट और कैसर बट की सुलह करवा दी। लेकिन उससे पहले हमने देखा था कैसर बट बरमला, जिसे कहते हैं ना धड़ा कुटना पंजाबी में, वो धड़ा कुटता था कि भाई मैं तो खलोता नाल नाल बराज फैमिली में, जो करना कर लो। लेकिन उसके बाद से लेकर आज के दिन तक जब मैं और आप ये व्लॉग कर रहे हैं, वो मंजर आम से गायब है, वो मंजर आम से गायब हुआ। लेकिन दोनों जाने से सुलह सफाई हो चुकी थी, एक खानदान इसमें से निकल गया, वो था कैसर बट का। लेकिन अमीर फतेह तक वो मामला रहे। अमीर फतेह ने इसके मुतालिक पुलिस ने अपनी जीआईटी बनाई, उसमें उसकी रिपोर्ट्स आ गई कि जनाब वो इस कत्ल के अंदर मुलव्वस पाया गया है। उसकी जमानतों का मामला चला, वो भी बैरून मुल्क भाग गया। वो कब भागा, अगस्त में गया, नवंबर में उसने वापसी के मुतालिक सोचा, दिसंबर में आकर उसने भी जमानत करवा ली। अब दो मामला हो गए कि एक जानिब अमीर बलाज जा चुका हुआ है, दूसरी जानिब उसका बहनोई जो है तीफी बट का जावेद बट वो जा चुका हुआ है। बैलेंस हो गई है चीजें, दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। अब अमीर फतेह के ऊपर मलबा डाला गया हुआ था, अमीर फतेह को पकड़ो, फाड़ लो, फाड़ लो, फाड़ लो। बालाज के डेरे के ऊपर रेड हो रही हैं, वहां पर पुलिस बंदों को, मुंशी को उठा के ले गई, कामे को उठा के ले गई, चीजें चल रही हैं। बैलेंस करना था, प्रेशर रिलीज करना था, दूसरी जो पार्टी थी उसको भैन तुसी परेशान रखो, असी लब रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक वकूआ होता है कि अचानक खबर आती है कि तीफी बट गिरफ्तार हो गए। बहुत बड़ी खबर थी ये, लोगों को यकीन ही ना आए, राइट लेफ्ट पुलिस कंफर्म नहीं करी। लेकिन 2 दिन उसके बाद कंफर्म हुआ कि वाकई तीफी बट दुबई में गिरफ्तार हो गया। अच्छा, फिर उसकी गिरफ्तारी से मुतालिक क्या रही शुरू हुई कि जो पार्टी में बैठा हुआ था, वहां हम किसी को पकड़ने गए थे तो वहां हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, हमें फलां हो गया, हमें ढींग हो गया। तो ये इस तरह की गुफ्तगू भी जो है ना वो साथ साथ चलती रही। बहरहाल चलो ये मामला भी चले। अब पाकिस्तान लाने का मकसद था उसको, उसको फिर पाकिस्तान लाने का काम शुरू किया गया। अब जब पाकिस्तान आने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस सिलसिले में उसको कराची से जो है वो लाहौर लाना था। दुबई से कराची लाए, कराची से लाहौर जो है ना वो बड़ी हैरानी की बात है, बाई एयर नहीं आया, उसको लेकर आए बाई रोड। कोर्ट सफदर रहीम यार खान का इलाका है, वहां पे पता लगा रात को पुलिस मुकाबला हो जाता है, और गोगी बट अपने साथियों समेत अपने गदन तीफी बट को छुड़ा के ले गए। हमने पीछे से कमक मंगवाई, हमने पीछा किया, और वहां क्रॉस फायरिंग के अंदर तीफी बट मारा गया। अब ये खबर 9 सवा 9 बजे लाहौर में हमारे तक पहुंची, फ्लैश होनी शुरू हो गई, अच्छी खासी फ्लैश हुई, और चीजें बढ़नी शुरू हो गई। कंफर्म हो गया, फिर एक वक्त आया कि वाकई तीफी बट का एनकाउंटर हो गया। दूसरी पार्टी खुश हो गई। अब ये एनकाउंटर किसने किया? सीसीडी ने। जिस दिन सीसीडी का क्याम हुआ ना, उसी दिन से पहला काम जो है ना सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ, जस्टिस फॉर अमीर बलाज, और सीसीडी जो है ना हमें इंसाफ दिलाए। बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपेन थी ये। मैं एक चीज को यहाँ दाद दूंगा कि बलाज के कत्ल के बाद उन्होंने जितना अच्छा इस्तेमाल सोशल मीडिया किया है,
उतना अच्छा इस्तेमाल जावेद भट्ट के कत्ल के बाद जावेद भट्ट की फैमिली नहीं कर सकी आज के दिन तक, जितना अच्छा आज तक वो लोग दोबारा खेल रहे हैं। क्योंकि अब उन्होंने उसको चेंज किया, क्योंकि अब जावेद भट्ट का कत्ल हो गया, टीवी भट्ट का एनकाउंटर हो गया, इधर से इन्होंने भी ये वाला प्लेटफॉर्म ले लिया कि जनाब हमें भी अब इंसाफ दिलाया जाए, साडा केस भी सीसीडी दो, सीसीडी इंसाफ करे। उसका एनकाउंटर इन्होंने फिर किया, बराज वैली ने उसका एनकाउंटर इस तरह किया कि जनाब उन्होंने इसके गेंद चला दी कि जनाब अब एक इनोसेंट को, एक पढ़े लिखे नौजवान को जो है बिला वजह इस केस में घसीटा जा रहा है, अमीर फतेह को। उन्होंने पूरा पर एनकाउंटर करके उसको रोका दिया किया। और ये जो एक चल रही थी ना कि जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश सीसीडी को जाए, वो इनके जो है ना इस सोशल मीडिया कैंपेन के बायस किसी हद तक रुक गई। अच्छा, सीसीडी ने केस नहीं लिया जावेद भट्ट का। अब सूरत हाल ये पहुंची कि अगर आप आज के दिन तक देखें, 2 साल हो चुके हैं, अमीर बलाच चला गया दुनिया से, जावेद भट्ट चला गया और तीफी भट्ट चला गया। तीफी और अमीर बलाच का डायरेक्ट कनेक्शन था क्योंकि दुश्मनी यही दोनों खानदानों की चल रही थी। बीच में रगड़ा गया जावेद भट्ट। जावेद भट्ट का मामला खत्म हो चुका है, लेकिन जावेद भट्ट की फैमिली का स्टिल अभी तक मौजूद है। वो कहते हैं ना अमीर फतेह से मुतल्लिक या अमीर मौसम से मुतल्लिक कुछ काम किया जब तक सानू ठंड पेगी। अब होना तो ये ठंड ठंड डालेंगे चक्कर में तो आप काम खराब करते जाएंगे, निकला कुछ नहीं है। ना अमीर बलाच की फाइल बंद हुई है तीफी भट्ट के एनकाउंटर के बाद, उसमें अभी भी एक शख्स मफरूर है गोगी भट्ट। या तो से क्लियर करें मामला को हद तक, दोनों पार्टियों को बिठा के भाई हमने प्रॉपर तफ्तीश कर ली, गोगी भट्ट इस केस के अंदर नहीं है, इसको निकाले जाए, आप अपनी लिस्ट से निकालें। जिस आपने कैसर भट्ट को इधर से निकलवा दिया तो लिहाजा आप लोगों की दुश्मनी का बाप खत्म होता है। वहां से जावेद भट्ट के कत्ल में अभी एक शख्स मिसिंग है और वो है आरब भट्टी। आरब भट्टी से के मुतालिक खुरा लगता है कि वो वहां जाता है। अब भाई उसको पकड़े, वो पुलिस ने पकड़ना है, वो हमजा भट्ट ने, जावेद भट्ट की फैमिली, उसने नहीं पकड़ना, वो पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस उस तरफ कोई तगोदो नहीं करी। बताया हम मैं और आप जाके आज पूछेंगे कि जनाब कार्रवाई कर रहे हैं, हमने यहाँ पे टीम भेज दी, वहां भी भेज दी। भाई 1.5 साल हो चला, कुछ भी नहीं हुआ, समझे। तो अब इस केस को किसी बनने लगाने के लिए प्रॉपरली इन दोनों पार्टियों को लाहौर के बड़े सब पहले बैठे हैं, अब बड़े बड़े नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा। लाहौर में बड़े बड़े पावे हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बड़े बड़े पावे हैं, बड़े बड़ा सूख है जो इन दोनों को एक जगह पे ला, जिसे हम वो इंडियन फिल्मों में आपने देखा मांडवली होती है, वो मांडवली करवाई जा सकती है। एहसन शाह मारा गया इसके अंदर, एहसन शाह मारा गया, बलाच मारा गया, तीफी भट्ट मारा गया, जावेद भट्ट मारा गया, इसके अलावा और कई लोग अभी तक अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जावेद भट्ट के कत्ल के अंदर जो मजेदार चीज रही वो ये रही, मजेदार लफ्ज बड़ा अजीब सा है, कि उस 302 के मुलजम शूटर मौके के वो जमानत पर आ गए। ठीक है, इतनी नाकिस तफ्तीशी होगी ना, फिर प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर सकी 302 के मुलजम की जमानत 6 महीने के अंदर होगी। बड़ी हैरानगी की बात है ये। 302 तो 10 साल से पहले उसकी जमानत नहीं हो पाती इतनी जल्दी कहीं। हारून भाई, वाकई मामला है। एक सवाल जो कि मेरे ज़हन में भी है, बल्कि मैं आपकी सिर्फ बात काट रहा हूँ, आपको याद है अमीर फतेह की जब जमानत की बात हो रही थी और लाहौर हाईकोर्ट में केस आया, तो वो पुलिस से इतनी नाकिस तफ्तीश और नाकिस प्रोसिक्यूशन की गई कि जिस वक्त ये मामला चल रहा था तो पुलिस ने एफआईआर के अंदर आज लेट किया, कंट्रोडक्टरी चीजें रखी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई कि किसी भी मौके पर जाके फतेह फैमिली को, बलाच फैमिली को फायदा ही होना है। अल्टीमेटली आके फायदा हुआ यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इनके वकीलों की गलती है, कुछ पुलिस की रंगबाजियां, वो दोनों मिलकर आज तक जावेद भट्ट के कत्ल का हिसाब नहीं निकल सकते। हारून भाई, ये एक सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हन में है। टीफी भट्ट का तो इनकाउंटर हो गया, गोगी भट्ट की अरेस्ट की खबरें उसके बाद चली, पता लगा जनाब फलानी जगह से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन किसी मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। आज तक गोगी भट्ट कहाँ पे है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। क्या आपका ख्याल है कि गोगी भट्ट क्या रूपोश हो गया है, रुपोश? क्या वो पुलिस वालों के पास है? सिंगल वर्ड रुपोश है, सिंगल वर्ड, पुलिस के पास नहीं। और दूसरी बात ये कि फिर मैं वही बात कहूंगा कि यार जब आपने शहर में चीजों को सेटल डाउन में देखें, क्राइम तो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप आज एक पार्टी खत्म करेंगे, दूसरी जम जाएगी, तीसरी जम जाएगी, चौथी जम जाएगी। मिसाल इस तरह ले लेते हैं, शहबाज शरीफ के पहले दौर से जब हमने चीजें देखनी शुरू की थी, फलाना बसरा, फलाना डींगा, फलाना तांबा, फलाना फो, फलाना वो, किधर गए? टांग दिए सारे शहबाज शरीफ ने। सीसीडी तो आज बन रही है ना। शहबाज शरीफ ने उस दौर में जो है वो सीआईए बनाकर इन सारों को टांग दिया था। कोई बदमाश नहीं था, छोड़ो देंगे, एक कोई बदमाश है बस, और मैं हूं। उसने साबित किया, उससे किसी हद तक चीजों पे फर्क पड़ा। लेकिन क्या बाद में फिर नहीं बदमाश पैदा हुए?
तो आज भी अगर आप 2026 के अंदर इसको मार दें, उसको मार दें, उसको मार दें, तो क्या मतलब है, खत्म हो जाएगी? नहीं, फिर किसी नुक्कर कुतर से बेइंसाफी नाइंसाफी के खिलाफ कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, खुद को बदमाश बना लेगा भाई। तो मामला है कि मेरे ख्याल में इन दोनों पार्टियों को अगर आप सुधार लेंगे ना, इनको बैठ के इनकी टेबल टॉक करवा देंगे, दोनों के दरमियान जो बेसिकली गलत फहमियाँ होती हैं, गलत फहमियों को खत्म करवा देंगे। अगर हाँ किसी से ज्यादती हुई भी है उसका अजाला करवा देंगे, तो मेरे ख्याल में मामला सुधर जाएंगे। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, या तो थ्रू कोर्ट आप सजा दिलवा लें, वरना ये एनकाउंटर से फायदा नहीं होगा, ये चीजें चलती नहीं, बैलेंस नहीं होंगी। लाहौर के बड़े हों, पंजाब के बड़े हों या पाकिस्तान के बड़े हों, इस टाइम के ऊपर ये बहुत बड़ी वक्त की जरूरत है कि ये दोनों खानदान जो कि दहाइयों से इस दुश्मनी की आग में जल रहे हैं, इन नफरतों की आग के अंदर जल रहे हैं, कभी एक पार्टी दूसरी पार्टी का बंदा उड़ा रही है, कभी दूसरी पार्टी पहली पार्टी का बंदा पार कर रही है, इस सब को खत्म होने की जरूरत है। आज ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि जहां पर सीसीडी का कयाम अमल में लाया गया इस वजह से कि लाहौर से, पंजाब से जुराइम का खात्मा हो सके, जुराइम पेशा अफराद का खात्मा हो सके, तो वहीं पर एक मेरे नाकिस नजर के मुताबिक, एक नाकिस नजरिए के मुताबिक सीसीडी का एक बहुत बड़ा रोल ये भी होना चाहिए कि ये जो दुश्मनियां हैं इनको भी खत्म करवाया जाए और ये सुलह सफाई के अमल की तरफ ये चीजें आए। गोगी भट्ट कहाँ पर है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी शायद गोगी भट्ट के बहुत ही जो क्लोज लोग हैं उनको पता हो। जैसे हारून भाई ने भी कहा और मैंने भी कहा कि ये दुश्मनियां खत्म होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बड़ों को सबसे पहले उन लोगों को साइड पे करना पड़ेगा जो कि दोनों फैमिलीज के अंदर, जो इन दोनों फैमिलीज के बड़े हैं, उनके हर टाइम कान भर रहे होते हैं ताकि उनकी दिहाड़ियां अपनी चलती रहे, उनकी अपनी रोजी रोटी जो कि इस दुश्मनी से लगी हुई है वो लगी रहे, उनको जो चट्टी पहुंचती रहती है, जो उनको जिस तरह के मामला, जो उनको ट्रीटमेंट मिलता रहता है, वो उनका ट्रीटमेंट कहीं खत्म ना हो जाए इस दुश्मनी के खत्म होने के साथ। तो उन लोगों का भी बहुत बड़ा स्टेक है कि ये दुश्मनी जो है वो इसी तरह से चलती रहे ताकि इनका रोजी रोटी भी जो है वो चलती रहे। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा से कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।